हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ। एक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसका कोड है 5001, जिसे शॉर्ट में हम सीपीसी भी बोल देते हैं। कहीं पर ये 501 भी लिखा जाता है, 501। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। अब से पहले मैं 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है अकिंचन। अकिंचन क्या होता है? अकिंचन को हम मुफलिस भी बोलते हैं और मुफलिस को हम निर्धन भी बोलते हैं। निर्धन यानी गरीब। इस क्वेश्चन का जो नाम है वो 3-4 तरीके से आपके पेपर में एग्जाम में आ सकता है। अकिंचन किसे कहते हैं, मुफलिस किसे कहते हैं, निर्धन किसे कहते हैं या गरीब किसे कहते हैं। नाम क्या है अलग अलग है और क्वेश्चन क्या है एक है। 4 in 1 या ऑल इन 1। ठीक है। सबका मतलब क्या है? एक ही है। ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से भी और हमारी नॉलेज के पर्पज से भी। अगर हमें इसकी थोड़ी नॉलेज होगी तो हम अपने जब कोर्ट में काम करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा और थोड़ी नॉलेज हमारी बढ़ जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर 20 नंबर और 10 नंबर में आता है। वीडियो में चलने से पहले बस आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो आप। कमेंट तो करते ही नहीं हो, लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। पता नहीं आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है, शायद आपको मन नहीं करता है। भाई लाइक करने में क्या जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को। बस आप कुछ भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। 30% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो देखने के बावजूद भी, और लाइक तो करते ही नहीं है। ठीक है, बस प्लीज करो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा बात ना करते हुए। क्वेश्चन को पहले एक एग्जांपल के जरिए से हम आपको समझा देते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, और जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है उसी के आसपास रहेगा। जैसे ए है और ये क्या है, एक कोर्ट। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है यानी अकिंचन है। एक को कोई केस डालना है। क्या करना है? केस डालना है। कहां पे? कोर्ट के अंदर। ए के पास धन नहीं है, निर्धन व्यक्ति है। तो कोर्ट एक व्यवस्था करती है कि निर्धन जो व्यक्ति है वो ये साबित कर दे कि उसके पास चल और अचल जो संपत्ति है, चल और अचल जो संपत्ति है वो 1000 रुपए से क्या है, कम है। 1000 रुपए से क्या है, कम है। सिर्फ वो उसके पास पहनने के लिए कपड़े और खाने की ही व्यवस्था हो पाती है, और उसके पास चल या अचल संपत्ति में 1000 से भी कम की संपत्ति है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जो है छूट देती है अपने केस को डालने के लिए। उसकी जो फीस होती है उसको क्या किया जाता है, माफ किया जाता है। ठीक है। तो निर्धन जो व्यक्ति होता है वो भी कोर्ट में अपना केस डाल सकता है, लेकिन उसे साबित करना होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, कोर्ट जो है फीस माफ तो करती है, लेकिन यह शर्त रखती है जब आप अपना केस जीत जाओगे तो आपको पेमेंट करना होगा। जीती हुई संपत्ति से आप हमारा यानी कोर्ट का जो है पेमेंट करोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल जो है मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के चारों तरफ हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के आंसर पे। क्वेश्चन है हमारा, अकिंचन या मुफलिस निर्धन व्यक्ति कौन है? अकिंचन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के तरीके पर चर्चा कीजिए। आंसर है निर्धन व्यक्ति की परिभाषा। पहले निर्धन व्यक्ति की क्या देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। निर्धन व्यक्ति से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि
वे बात दायर करने के लिए न्यायालय शुल्क अदा न कर सके। जैसा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था, वो इतना गरीब है कि वो जो न्यायालय की जो फीस होती है, जो शुल्क होता है, उसको पे नहीं कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 विनियम 1 33 आदेश 33 विनियम 1 में निम्न व्यक्तियों को निर्धन माना गया है। देखो, ये जो हमारे सेक्शन है इनको अच्छे से याद कर लेना, इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे नंबर हेडिंग्स पे और सेक्शंस पे ही अच्छे बनते हैं। तो आदेश 33 और नियम 1 के अनुसार किस व्यक्ति को निर्धन माना गया है, उन पॉइंटों को हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जिसके पास बाद में वाद पत्र के लिए न्यायालय की फीस देने का पर्याप्त साधन ना हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। दूसरा है, जहां न्यायालय फीस निर्धारित न हो वहां पहनने के लिए वस्त्रों और बाद की विषय वस्तु के अतिरिक्त, देखो, पहनने के लिए वस्त्रों और बाद की विषय वस्तु के अतिरिक्त, मतलब जो बाद वो डालने जा रहा है, जैसे कंप्यूटर का खर्चा, आने जाने का किराया, उस प्रकार का जो खर्चा होता है, उसके अलावा, उसके पास कपड़े पहनने के अलावा और खाने के अलावा और उस पर कोई साधन नहीं है, अतिरिक्त 1000 की संपत्ति का भी हकदार ना हो। ना ही उसके पास कपड़े, खाने और जो बाद के जो पैसे हैं, यानी केस गिरने के लिए, फोटोकॉपी के और आने जाने के किराए के अलावा उसके पास ना तो 1000 की अचल संपत्ति है, ना चल संपत्ति है। अचल संपत्ति और चल संपत्ति उम्मीद करता हूं आप सब जानते होंगे, एक बार और बता दूं। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, जैसे फोन, किताब, पेन, इस प्रकार से मोटरसाइकिल, सोना, चांदी। अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, जैसे मकान, खेत, प्लॉट, कुआं, नल, खंबे, फलदार वृक्ष, इस प्रकार से। तो उस पर ना अचल संपत्ति है ना चल संपत्ति है जो 1000 रुपए की हो जाए। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल, यानी केस फर्स्ट। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, एक बार और बता रहा हूं, जब हम अपना आंसर लिखते हैं तो उसमें अच्छे नंबर हमारे केसेस पे ही आते हैं। ठीक है, राधे श्याम प्रसाद बनाम मुख्य शिव द्वारी देवी, 1989 पटना। अगर किसी कारण से आप सन भूल जाते हो तो आप नाम लिख देना, आपके बराबर ही नंबर मिलेंगे, प्रॉपर है ना। इसमें यह अभी निर्धारित किया गया कि यदि प्रार्थी ने, जो बार डालने वाला व्यक्ति है, प्रार्थी ने अनुसूची में जानबूझकर या आशय के कुछ संपत्तियों का विवरण नहीं किया है, अगर निर्धन व्यक्ति है और उसने जानबूझकर निर्धन व्यक्ति बनने का ढोंग किया है और अपने जो दस्तावेज जो कोर्ट के सामने पेश करने थे कि ना तो मेरे पास अचल संपत्ति है ना चल संपत्ति है जो 1000 की हो, उसने क्या करा है, छुपा लिया है, विवरण नहीं किया है, तो ऐसा प्रार्थना पत्र खारिज होने के लिए बाध्य है। यह विशिष्ट मामले में तथ्य से निश्चित करना होगा, मतलब उस प्रार्थी के जो केस को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। निर्धन व्यक्ति द्वारा बाद लाने की प्रक्रिया आदेश 33 नियम 2-3 के अनुसार, मतलब 2 या 3 के अनुसार, वादी निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के लिए लिखित रूप में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें बाद में वाद पत्र का ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्र में अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति का मूल्य सहित ब्यौरा जाना होगा। मतलब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा, दिखाना होगा कि अपने बाद के साथ साथ एक कागज तैयार करना होगा कि मेरे पास चल और अचल संपत्ति कितनी है और उसकी कीमत कितनी है। उसके बाद ही उसे न्यायालय मान्यता देगा उसके केस को एक्सेप्ट करने की कि हाँ तुम गरीब व्यक्ति हो, तुम अपना केस टाल सकते हो। ऐसा आवेदन पत्र बाद पत्र की तरह हस्ताक्षरित
एवं सत्यापित किया जाना आवश्यक है। मतलब हस्ताक्षरित, जब वो इस प्रकार का वाद पत्र के साथ अपना जो ब्यौरा देगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास चल अचल संपत्ति नहीं है, वहां पे अपने हस्ताक्षर करेगा और प्लस सत्यापित करेगा कि अगर मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज में अगर मैं ये पाया जाता है कि मैं 1000 से ज्यादा की संपत्ति का मालिक हूं तो मेरा केस जो है खारिज माना जाएगा। तो ऐसा सत्यापित किया जाएगा। कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं, इस बात की जांच प्रथम अवसर पर पहली बार में ही, जब कोई केस डालेगा पहली बार में ही न्यायालय के किसी मुख्य पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। उसकी जांच के लिए कहा जाएगा, न्यायालय का कोई एक अधिकारी जाएगा जो न्यायालय में काम करता है और वो जांच करेगा कि ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ मिथ्या कर रहा है। ठीक है। आवेदन की स्वीकृति कब होगी? नंबर 1, जहां आदेश 2 और 3 का पालन न हो। ठीक है। अस्वीकृति मतलब उसे खारिज कब किया जाएगा? जहां पर आदेश 2 और 3 का पालन ना हो, जैसे कि अचल और चल संपत्ति का वो सही विवरण ना दे। दूसरा, जहां आवेदक निर्धन नहीं है। जहां पॉइंट नंबर 3, जहां वाद कारण प्रकट नहीं होता, यानी कि इस ऐसे प्रकार के वाद को लेकर आ रहा है जहां पे वाद हो नहीं सकता है, वो वाद लायक बात नहीं है, केस नहीं बन सकता। पॉइंट, जहां जिस वस्तु पर वाद किया है वो अन्य के अधिकार में चली गई हो। ऐसी संपत्ति पर या ऐसे केस को लेके आया है जो किसी और के अंडर में चली गई हो तो वो खारिज कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जहां अन्य व्यक्ति ने मुकदमे से संबंधित खर्चे का करार किया हो। यहां को ये समझते हैं पॉइंट 5 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है, जैसे ए है निर्धन और बी है एक अमीर व्यक्ति, पैसे वाला। ठीक है। बी ने कहा ए से कि आप निर्धन हो, आप एक काम करो, इस वाले प्लॉट पे आप अपने नाम से केस लड़िए और आप जब जीत जाओगे तो ये संपत्ति मैं ले लूंगा और मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा करार। और कोर्ट जो आपका केस लड़ेगी वो क्या करेगी? फ्री लड़ेगी। ठीक है। और पीछे आपके मैं खड़ा हूं, आप परेशान ना होना। तो ऐसे केस का अगर पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है, निर्धन व्यक्ति बीच में दलाली कर रहा है या ये किसी दूसरे के संपत्ति पर केस लड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया, ऐसे केस को क्या कर दिया जाएगा? खारिज। जैसे यहां पे दिया है, जहां अन्य व्यक्ति ने मुकदमे से संबंधित खर्चे का करार किया हो। ठीक है। आगे समझते हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर प्रक्रिया आदेश 33 नियम 6 के अनुसार 1, न्यायालय निर्धनता के खिलाफ साक्ष्य सुनने के लिए दिन नियत करेगा, जिसकी पूरे 10 दिन की सूचना विरोधी पक्षकार और सरकारी वकील को दी जाएगी। यहां पर जो विरोधी पक्षकार है उसको और न्यायालय को 10 दिन के अंदर इसकी सूचना दे दी जाएगी जो वो दस्तावेज में दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, न्यायालय नियत दिन को दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों में परीक्षा करके उनके साक्ष्य के सार का पूर्ण रिकॉर्ड तैयार करेगा। जो पक्षकार ने, जो गरीब था, उसने जो कोर्ट के अंदर जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनको देखेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद जो दूसरा पक्षकार है उसको दिखाए जाएंगे क्या ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, क्या इस प्रकार की इसने हमें सूचना दी है। उसका जो रिकॉर्ड तैयार होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। साक्ष्यों की परीक्षा नियम 5 के खंड 2 और 3 और 5 में दिए विषयों तक सीमित रखी जाएगी। 4, न्यायालय बहस सुनेगा कि आवेदक निर्धन है या नहीं और न्यायालय आवेदक के रूप में कहलाने की अनुमति प्रदान करेगा या इनकार करेगा। आवेदक, न्यायालय ये देखेगा कि जो इसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं निर्धन के, कि ये निर्धन है या नहीं, उसकी सुनवाई करने के बाद, उसे देखने के बाद ही उसे
देखेगा कि आवेदक हो सकता है या इसके केस को खारिज किया जाए, इनकार किया जाए। नंबर पॉइंट है 5, जहां आवेदन स्वीकार कर लिया गया है वहां वह संख्याकित व पंजीकृत किया जाएगा। अगर उसने चल और अचल संपत्ति का और अपने बारे का जो ब्यौरा दिया है अपने बारे में, अगर वो सत्य है तो उसको उस केस को क्या कर लिया जाएगा, स्वीकृत कर लिया जाएगा और पंजीकृत कर लिया जाएगा और बाद का बाद पत्र समझा जाएगा, जिसमें फिर फीस नहीं देगा। अगर उसने सत्य बात कही है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसे फीस देनी नहीं पड़ेगी। न्यायालय फीस की वसूली आदेश 33 नियम 10 व 12 के अनुसार, मतलब जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जब केस करा जाता है उस समय फीस उससे नहीं ली जाती है। अगर वो जीत जाता है तो जीती हुई संपत्ति से न्यायालय अपनी फीस वसूल करेगा। न्यायालय शुल्क देना अनिवार्य होता है। ये निर्धन व्यक्ति को वाद दायर के समय ही, जब वो वाद दायर करने गया था तभी बोला जाता है कि हम आपका केस फ्री लड़ेंगे, लेकिन जैसे आप जीतते हो तो उस संपत्ति से आपको हमारा पेमेंट करना होगा, न्यायालय शुल्क देना होगा। न्यायालय शुल्क माफ होता है, बाद में इसका भुगतान निम्न तरीकों से होता है। नंबर 1, जब वादी विजय हो जाए यानी जीत जाए तो विजय संपत्ति से न्यायालय शुल्क देगा। यदि वादी बाद में असफल रहता है यानी उसने झूठे केस को करवा दिया यानी वो हार जाता है, तब भी वो पेमेंट करेगा न्यायालय का। क्या? क्योंकि आपने न्यायालय का समय बर्बाद किया है। आप निर्धन व्यक्ति तो थे लेकिन आपने गलत प्रकार का केस डाला है, ये तो बाद में ही निर्णय होगा। सिर्फ हम न्यायालय क्या देख रहा था कि आप गरीब हो या नहीं, बाद में निर्णय होगा कि आप जीतोगे या हारोगे, ठीक है, वो तो बाद की बात है। जब हार जाता है तब भी देना पड़ेगा, जीतेगा तब भी देना पड़ेगा। वादी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति से न्यायालय शुल्क लेने का आदेश देता है। अगर वादी मर जाता है केस के बीच में या केस के बाद में, तो उसकी जो संपत्ति होती है उससे उसे लेने का अधिकार होता है। एग्जाम्पल 2, ललित मोहन मंडल बनाम सतीश चंद्र दास 1963। इसमें निर्णय दिया गया कि किसी निर्धन व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात निर्धनता में उसके वैध प्रतिनिधि की हैसियत से वाद दायर करने के लिए या वाद को चालू रखने के लिए वैध प्रतिनिधि का भी निर्धन होना आवश्यक है। इस केस में कहा गया था, जैसा कि कोई निर्धन व्यक्ति केस डालता है, केस डालने के बाद में केस चलते समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो केस है उसे कंटिन्यू करने के लिए उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उस संपत्ति का जो अधिकारी होगा, वो उस केस को तभी चालू रख सकता है जब वह भी क्या हो, गरीब हो, निर्धन व्यक्ति हो। बाद जिसने गिरा था उसकी तरह ही वो भी क्या होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को भी अपने सारे दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे कि जिसने केस डाला था उसकी तरह मैं भी बहुत ज्यादा गरीब हूं और इस केस को कंटिन्यू रखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, कावेरी बनाम और है मद्रास 1951। इसमें निर्धारित किया गया कि यदि निर्धनता में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक की मृत्यु हो जाए तो उसका वैध प्रतिनिधि उसे चालू नहीं रख सकता, क्योंकि यह एक निजी अधिकार है। फिर भी यदि वह स्वयं भी निर्धन व्यक्ति है तो वह दूसरा आवेदन कर सकता है। पहले वाले केस में क्या कहा गया था कि अगर आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो केस कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन बशर्ते उसे दिखाना होगा कि मैं भी एक गरीब व्यक्ति हूं और मेरे पास चल और अचल संपत्ति 1000 रुपये से कम की है, मेरे पास उतना ही खर्चा है जिससे कि मैं अपना किराया भाड़ा कर सकता हूं, अपना खाना खा सकता हूं और कपड़ा पहन सकता हूं, ये उसे साबित करना होगा। लेकिन कावेरी बनाम और मद्रास में उसने क्या कहा है कोर्ट ने, अगर वो गरीब व्यक्ति मतलब जो आवेदक था वो गरीब है, उसके किसी कारण से मृत्यु हो जाती है अगर वो, तो उसका जो उत्तराधिकारी है उस केस को कंटिन्यू ना रख के
वो नया केस डाल सकता है और उसको भी यह साबित करना होगा कि वो गरीब व्यक्ति है, वो दूसरा आवेदन लेके आ जाए। सही है ना। और पहले में क्या कहा था, उसी को कंटिन्यू कर सकता है, और इसमें कहा गया है वो दूसरा आवेदन लेके आ जाए और साबित करे कि मैं भी एक गरीब व्यक्ति हूं, उस केस को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं या नया डालना चाहता हूं उस संपत्ति पर। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ के लिए भी, लॉ एजुकेशन के लिए भी। और जब हम लॉयर बनते हैं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और हमारे एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे एग्जाम पर्पस के लिए LLB में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा 10 और 20 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे फिर लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।